हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा और आज इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही होनहार कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने अपने पहले प्रयास मात्र 23 की उम्र में आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क तीनों एग्जामिनेशन को क्लियर किया है अपने पहले अटेम्प्ट में। पवन गाड़गे, बहुत बहुत बधाई पवन जी आपको तीनों एग्जामिनेशन एक साथ पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कैसी फीलिंग है पवन, पहले ही प्रयास में वो इतनी कम उम्र में इतने प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को आपने क्लियर किया? एक्चुअली फीलिंग तो बहुत अच्छी, मतलब ये जो फीलिंग आता है जब आप तीनों एग्जाम क्रैक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। सब जो भी आपके पीयर्स है वो आपसे मोटिवेशन लेते हैं कि हाँ यार इसने कर लिया, तो पवन थोड़ा सा ओवरऑल बहुत अच्छी फीलिंग आती है। पवन थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपने पढ़ाई क्या की है। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ग्रेजुएशन बेसिकली हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आप एक इंजीनियर हैं, कैसे सोचा कि बैंकिंग सेक्टर में आना है? क्या इंक्लिनेशन, क्या इंटरेस्ट इंक्लिनेशन हुआ आपका? मैं 2019 से बैच मतलब 2019 के बैच से पास आउट हुआ था। तो जब मैं पास आउट हुआ तब ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मुझे बैंकिंग में जाना है। तो कॉलेज से घर आया तो मेरे अंकल हैं जो एसबीआई में एज ए क्लरिकल जॉब करते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आगे का क्या प्लान है, क्या करने वाले हो। तो मैंने उन्हें बताया कि रिसेंटली तो कुछ नहीं, लेकिन मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप एक काम करो कि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करो। तो वहां से मैंने आइडिया उठाया, फिर थोड़ा रिसर्च किया कि सिलेबस क्या है, कैसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, क्या क्या पोस्ट है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सिनारियो था वहाँ पे कि हाँ बैंकिंग जॉब एक अच्छा करियर है, आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि जो सारे सेक्टर से कनेक्टेड है, तो आपको सारे सेक्टर का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो वहां से मोटिवेशन लिया और प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मुझे लगता है भी कि सारी कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल थी, इसीलिए आप पहले प्रयास में इन तीनों एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हुए। पवन, लाखों लोग हर साल बैंकिंग एग्जामिनेशन को ऑप करते हैं और कुछ फ्यू अपनी जगह फाइनल लिस्ट में बना सकते हैं। हर एग्जामिनेशन में बात करें, पता तो होता है सारी चीजें क्या पैटर्न है, बट चीजों का एप्रीहेंशन काफी अलग हो जाता है। तो आप थोड़ा सा बताएं कि क्या माइंडसेट होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बेसिकली डिफरेंस है कि जो जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते, तो दो ही चीजों का डिफरेंस होता है। एक रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और सेकंड रहता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं, मतलब वो पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो वहां पे मुझे लगता है कि उनका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से उनका एग्जाम में फेलियर आता है। और सेकंड थिंग ये है कि कंसिस्टेंसी। आप अगर पढ़ रहे हो तो कई बार ऐसे होता है कि हम 4 दिन पढ़ते हैं, फिर 3 दिन का गैप आ जाता है, पैटर्न हर वीक रिपीट होता है। तो आपकी अगर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है तो आपको इसका इम्पैक्ट प्री में दिखेगा। आपके प्री में स्पीड नहीं होगी, और आप अगर प्री क्लियर कर पाते तो आपका एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक कि ये पॉइंट दो बहुत मैटर करते हैं। पवन, आपकी जर्नी से हम आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स जाने, तो क्या चीजें आपके लिए फेवरेबल थी कि फर्स्ट टाइम में ये तीनों एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया आपने पहले ही गो में? तो फेवरेबल कंडीशन ये कह सकते हैं कि जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, तो चीजें ये मैटर करती है कि आपको एग्जाम को जानना रहता है कि एग्जाम क्या है, उसके डिमांड क्या है, सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे जो 2-3 सालों से बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये बंदा पढ़ता है लाइब्रेरी में, तो एक दिन वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो एक जब आपको स्ट्रैटेजी पता चलती है कि हाँ मुझे इस रास्ते चलना है, तो तब आई थिंक कि आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी फेवरेबल कंडीशन थी कि जो चीजें एस्पिरेंट को 3-4 महीनों बाद पता चलती है वो मुझे पहले ही पता चलती थी कि आपको ऐसा पढ़ना है। तो दैट्स व्हाई मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब क्लियर कर सका। पवन, जैसे आपने
आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों ही एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। तो जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर के लिए इंक्लाइंड रहते हैं वो तकरीबन सभी एग्जामिनेशन जो होते हैं उनको जरूर देते हैं। तो क्या बेसिक डिफरेंस पैटर्न में था या फिर ऑलमोस्ट पैटर्न सेम होता है या लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या डिफरेंस आ जाता है जब हम आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं और आरआरबी पीओ की बात करते हैं? देखिए, दोनों एग्जाम जो है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, और दोनों का जो भी सिलेबस रहता है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो बेसिक डिफरेंस बस ये रहता है कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता है। अगर आप आईबीपीएस पीओ की बात करें तो उसका क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा हाई रहेगा एज कम्पेयर टू आरआरबी पीओ। सेम सिनेरियो एसबीआई पीओ के बारे में। अगर आप आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ को कंपेयर करोगे तो इनके क्वेश्चन ऑफ लेवल का जो डिफरेंस है वो एसबीआई पीओ का कंपेरेटिवली हाई रहेगा आईबीपीएस पीओ से। तो आई थिंक अगर आप किसी भी एग्जाम को उठाओ और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो यू कैन बी एबल टू क्लियर एनी एग्जाम। पवन, जैसे हम आगे चलते हो थोड़ा सा बात करते हैं आईबीपीएस पीओ सेंट्रिक बातें हम ज्यादा करेंगे। जैसे क्या एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना के इस एग्जामिनेशन में चलना है? देखिए, अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो बेसिकली आपके 3 स्टेजेस रहते हैं: प्री, मेंस और इंटरव्यू। जब आप इनिशियली प्रिपरेशन करोगे तो आप टारगेट करोगे कि प्री का कैसे पढ़ना है, और मुझे लगता है कि प्री जो होता है वही मेंस का फाउंडेशन होता है। प्री के लिए आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। और मेरा जो सबसे वीक था वो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अभी आप जब बैंकिंग में एंटर करते हो तो होता क्या है ना कि आपको एग्जाम में जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो आपको माइंड कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। और मेरा बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग से, तो मुझे अगर 36 प्लस 37 भी करना रहे तो मैं कैलकुलेटर यूज करता था। ये मेरी मतलब इनिशियल स्टेज थी। तो जब मैं नया नया प्रिपरेशन करने बैठा तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि अपना जो कैलकुलेशन है वो माइंड में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करता था। ये एक बात हो गई। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, डीआईज रहती है, इनकी प्रैक्टिस करना। और अरिथमेटिक, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि बेसिकली क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा अरिथमेटिक पे फोकस करते हैं। और होता क्या है ना कि प्री में 35 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, तो उसमें से आपके 5-10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो अरिथमेटिक के ऊपर रहते हैं। और बाकी का जो भी है 20-25 मार्क्स का सिलेबस वो आपका डीआई, सिम्प्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज पे डिपेंड रहता है। तो लोग इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो उनका प्री में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो नहीं निकलता। तो आई थिंक आपको मार्क्स के वेटेज के हिसाब से जो है वो अपना प्रिपरेशन रखना चाहिए। ये हो गई कॉन्ट्स की बात। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, पजल्स। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक एक टॉपिक को जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करने चाहिए कि इनइक्वालिटी क्या है, पजल्स क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बेसिकली 1 मंथ लगेगा आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करने में। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ में ट्राई कीजिए कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि होता क्या है कि प्री में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास रहता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी, और जितनी आपकी स्पीड रहेगी उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जितने अटेम्प्ट अच्छे रहेंगे उतना आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो भी बनता है वो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया कॉन्स का। अब आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे एस्पिरेंट का वीक सब्जेक्ट होता है। सब पूछते रहते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, आप रीडिंग कीजिए, आप नॉवेल्स पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि जो भी सपोज आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उस आर्टिकल का मीनिंग क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हो तो आप ऑलमोस्ट 50% इंग्लिश समझ सकते हो। और सेकंड थिंग ये रहती है कि उसके बाद आप क्विज़ेस सॉल्व कीजिए। मैं क्या करता था इनिशियली, 15-15 मिनट्स के क्विज़ेस के सेट आते हैं जहाँ पे 10-15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे। तो मैं उन्हें सॉल्व करता था। और जो भी क्वेश्चन है, सपोज आपने राइट अटेम्प्ट किया हो या आपका रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ हो, तो उसका नीचे एक एनालिसिस रहता है, तो मैं उस एनालिसिस को अच्छे से पढ़ता था। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन कई बार इंग्लिश में मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि हमारा गेस वर्क रहता है कि यार हाँ चलो इसका आंसर ये हो सकता है, और बाय लक वो सही भी हो जाता है। तो हमें पता नहीं रहता कि उसके पीछे उसका कंसेप्ट क्या है। तो मैं वो देखता था कि हाँ यार कि इसका कंसेप्ट ये था करके आंसर मेरा सही हुआ। तो इससे आपका ग्रामर का थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल बढ़ता है।
तो ये अगर दो चीजें आप करोगे तो आपका इंग्लिश भी क्लियर होगा, इवन दो यही स्ट्रैटेजी आपकी मेंस में काम आएगी। ये हो गया आपका प्री का कंसेप्ट। अब आते हैं मेंस पे। मेंस पे बस एक सब्जेक्ट ऐड होता है, जनरल अवेयरनेस। अभी क्या होता है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मेरा बहुत मिनिमम कांटेक्ट था जीके के साथ। तो मैंने स्टार्ट किया कि डेली जीके पढ़ना स्टार्ट किया, सिंपली कि जो भी बहुत सारे ऐप्स रहते हैं उनसे जीके पढ़ना बस। और मंथ एंड या फिर मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे रहती थी कि सपोज आज आज का जीके पढ़ा सुबह, तो रात में सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज करना। सेम थिंग कि 7 दिन हो गए तो वीक का जो लास्ट डे है, सपोज आप मंडे को बैठे या संडे को बैठे, तो शाम में सारे 7 दिनों का रिवाइज करना। और मंथ एंड हुआ तो पूरा मंथ का रिवाइज करना। यही स्ट्रैटेजी जीके के लिए मैंने यूज की। और जीके के लिए बहुत सी कंफ्यूजन ये रहती है कि आपको सोर्सेज कितने यूज करने चाहिए, कौन से करने चाहिए। मैंने बेसिकली जीके के लिए दो सोर्सेज रखे थे, एक था वीडियो सोर्स और एक था कोई भी वेबसाइट जहाँ पे आपका डेली जीके अपडेट होता हो। तो मैंने वीडियो सोर्स के लिए स्टडी आईक्यू से गौरव गर्ग सर को फॉलो किया था। तो उनके वीडियो देखना, फिर आप किसी वेबसाइट से उस दिन का जो डेली का जीके वो पढ़ लेना। एक्चुअली इससे होता क्या है कि अगर दोनों सोर्स में से कोई एक सोर्स अगर कोई न्यूज छोड़ देता है तो दूसरा सोर्स उसको कवर कर लेता है। तो मतलब आपका जो भी है वो डेली का जीके आपका होता रहता है, तो आपकी ये दिक्कत वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। ये रही जीके की बात। अब बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसका सिंपल ही प्रिपरेशन रहता है। आप क्या कीजिए कि आप मेंस के मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए, उसमें आपको जो भी एग्जाम लेवल के क्वेश्चन रहते हैं वो मिलेंगे। और इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि दो टाइप की स्ट्रैटेजी मतलब जो भी एस्पिरेंट है वो यूज करते हैं। एक तो आप पूरा मॉक सबमिट कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर आप बैठिए, जितने भी टाइम का वो मॉक है, सपोज 2 आवर का है या 2.5 आवर का है, तो उसको आप पूरा सॉल्व कीजिए, उसके बाद में एनालिसिस कीजिए। तो मैं जो है वो फर्स्ट स्ट्रैटेजी यूज करता था कि पूरा मॉक सबमिट करना, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे पास मेंस के एग्जाम में बहुत सारा टाइम रहता है, तो टाइम की ऐसे कोई टेंशन नहीं रहती है। आपको बस क्वेश्चन वाइजली चूज करना पड़ता है और उसे अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे भी चलते हो कि ठीक है मॉक सबमिट किया फिर सॉल्व किया, तो भी ये मोर देन इनफ है। तो इससे आप मेंस क्रैक कर जाओगे। जैसे पवन, हमने रिटन एग्जामिनेशन की बात कर ली और आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया अभी कि किस तरीके से आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी की। और ये बहुत जरूरी है कि आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करें, ना कि आप डिपेंडेंट रहें कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए फिर हम मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। पवन, आपने मेंशन किया कि जीए के लिए आपने गौरव सर के वीडियोस को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जब कैसे, क्या डिफरेंस आपने अपनी जर्नी में महसूस किया स्टडी आईक्यू के इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने पर? एक्चुअली मैंने जब आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया था, तो मैंने नियर अबाउट 40 आउट ऑफ 36 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। तो मेरा जो स्कोर कार्ड है उसमें मुझे 30 मिले हैं जीके में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस जीके में मेरा कभी नहीं आया। तो बेसिकली गौरव गर्ग सर की वजह से वो बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। उनका जो उनका जीके पढ़ाने का जो तरीका रहता है ना, तो आपको क्या रहता है कि आप जब रिवीजन करते हो ना, तो सर इतना अच्छे से पढ़ा देते हैं कि आपको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपको चीजें याद हो जाती है। तो उनकी वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे देखने मिला है। पवन, हमें भी बहुत खुशी है और पूरी स्टडी आईक्यू की टीम आपको, आप पर गर्व भी है कि आपने हमारे इस इनिशिएटिव को फॉलो किया और आज आपने फाइनली अपनी जगह फाइनल लिस्ट में अलग अलग जगह बना ली है। तो हम बहुत ही खुश हैं कि आपकी इस सक्सेस का हिस्सा बन पाए। पवन, थोड़ा सा आगे चलते, आपने मॉक टेस्ट की जिक्र थोड़ी देर पहले किया था, थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से जो एस्पिरेंट्स हैं, प्रीलिम्स के मॉक हो गए या फिर मेंस के मॉक हो गए, तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए? देखिए, जब प्रीलिम्स की बात आती है तो ऐसा रहता है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका परफेक्शन बनेगा, उतनी आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेंगे। तो प्री में आपको नंबर ऑफ मॉक जितने आप ज्यादा दे सको उतने अच्छा है। अगर आप एक दिन में 2 बार मॉक देते हो तो भी सफिशिएंट है। मैटर ये करता है मॉक देने के बाद कि आप उसका एनालिसिस करते हो कि नहीं हो। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग क्या करते हैं कि मॉक तो अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उसके बाद में उसका एनालिसिस नहीं करते। और ये जो चीज है वो 50% इम्पोर्टेंट है। अगर आप मॉक देना 50% इम्पोर्टेंट है, तो 50% उस मॉक को एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, आपकी गलतियां कहाँ हो रही है,
और आप उस क्वेश्चन को किस अलग तरह से सॉल्व कर सकते थे, ये आपको बाद में पता चलता है। तो ये आपके लिए प्री में बहुत कंसिडर करने वाली बात है। और रही बात मेंस की, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मेंस में आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम रहता है। तो आप मेंस के मॉक या तो सबमिट करिए, या फिर आप पूरा टाइम मतलब उसको पूरे तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आप सबमिट करते हो तो आपको बस बैठना है और सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं कि क्या क्वेश्चन था, कैसे सॉल्यूशन करना है और किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि नीचे जो उसका आंसर रहता है, सपोज हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये एक मेथड हो गया, और दूसरी मेथड रहती है कि उसका जो आंसर रहता है वो मॉक वाले प्रोवाइड करते हैं आपको। तो उसमें आपको कई बार ऐसे देखने को मिल सकता है कि उन्होंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया, तो मतलब आपको एक आइडिया आ जाती है कि अच्छा यार, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। तो इन दोनों तरीके से आप मेंस और प्री को कर सकते हो। पवन, आपने अलग अलग तरीकों की अप्रोच बताई, लेकिन एक ऐसा भी माइंडसेट होता है ना कि कई सारे आप एक जैसे क्वेश्चंस, अगर हम डीआई की बात कर लें तो आफ्टर अ पॉइंट यू फील अरे ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन, इसे नहीं करते। तो कई बार होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में जो सबसे अच्छा पोर्शन हमारा होता है, जो हमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की उसी को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस मानसिकता से कैसे लड़े? मैम एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो आपने बताई बात कि आपको किसी टॉपिक पे ऐसा रहता है कि हाँ यार, मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है तो ये तो मैं सॉल्व करूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको प्री में बहुत दिक्कत देगा। क्योंकि होता क्या है ना कि अभी सपोज मैं हूँ, मेरा पजल स्ट्रांग है, और अगर मैं मेंस से प्री एग्जामिनेशन में बैठा हूँ, और कई बार ऐसे होता है ना कि वो पजल ऐसे रखते हैं कि वो आपका टाइम खाने के लिए रखा होता है कि आपने सॉल्व करना चाहिए, और वो आपका टाइम पूरा बर्बाद कर देगा। अगर आप वहाँ पे अपने ईगो पे वो बात ले लिए कि यार ये तो मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया हूँ और ये मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो आपका ईगो तो सेटिस्फाई होगा लेकिन आपका प्री क्लियर नहीं होगा। तो ये बात आपको ऐसे लेके नहीं चलनी है कि मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है तो मैं अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। कैसे रहता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है प्री में एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, वो चेंज हो सकती है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है विद इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, तो आपको उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और आपको लग रहा है कि नहीं यार, अब हाथ से बाहर जा रहा, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि उसके आगे सिंपल क्वेश्चन रहते हैं लेकिन हमारा सारा टाइम उसी को सॉल्व करने में चला जाता है। पवन, आगे चलते हैं, और जैसे आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से इस मानसिकता को थोड़ा सा लड़े, क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। ये मानसिकता, ओवर कॉन्फिडेंस, तो हानिकारक होता है, और इस मानसिकता से आप थोड़ा दूर रहें। और जब तक एग्जाम नहीं निकल जाता है तब तक अपने हर टॉपिक को एक एवरेज लेवल पे माने। पवन, आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताया, क्योंकि आपने पहला अटेम्प्ट था, तो किस तरीके से, क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से आपने तैयारी की? मेरे दोनों भी जो इंटरव्यू है, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ के, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो पहला इंटरव्यू था आरआरबी पीओ का। तो इसका जो प्रिपरेशन है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो जितना भी प्रिपरेशन मैंने किया वो सेल्फ प्रिपरेशन था, और मतलब खुद से ही किया गया था। तो बेसिकली होता क्या है कि एक इंटरव्यू में आपको पता रहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपको पता रहता है कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको पूछेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे, ये बहुत सा कॉमन सवाल है। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन, जो आपको पता रहते हैं कि ये इंटरव्यूअर पूछेगा। तो आप उसकी तैयारी पहले से ही करके जाइए कि कैसे करना है, क्या करना है। और सेकंड बात, अगर आपको लगता है कि आपको मॉक इंटरव्यू देना है, तो आप ये कर सकते हो कि आप अ, घर में किसी भी मिरर के सामने अपना खुद ही इंटरव्यू दीजिए, कि खुद ही सवाल पूछिए, खुद ही उसके आंसर कीजिए। आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, आपका आंसर करने का क्या तरीका है, ये दोनों चीजें आपको वहां पे पता चल जाएगी कि आप क्या गलती करते हो। और सेकंड पार्ट आता है कि बैंकिंग अवेयरनेस वो पूछते हैं। मतलब बेसिकली इंटरव्यू दो चीजों में डिवाइड होता है, एक आपका पर्सनल लाइफ, और सेकंड थिंग कि बैंकिंग डोमेन के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो। तो आई थिंक बैंकिंग अवेयरनेस तो मुझे लगता है कि आपको प्रीलिम्स के स्टेज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको जीके सेक्शन में, मेंस में भी पूछा जाएगा। अगर आप पहले से स्टार्ट करते हो तो आपको इंटरव्यू के दौरान इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बारे में, उसके बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत से पीडीएफ अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, तो आप वहां से रीडिंग कर सकते हो। और इंटरव्यू में मैटर क्या रहता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वही चेक करते हैं।
अभी जब मैंने आरआरबीपीओ का इंटरव्यू दिया था, टोटल उन्होंने मुझे 18 क्वेश्चन पूछे थे और उसमें से 4 क्वेश्चन के आंसर थे जो मुझे नहीं आए। तो मैंने उन्हें ऑनेस्टली बोल दिया कि सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उनको ये बात नहीं जानने रहती कि आपको नॉलेज कितना है। उन्हें भी पता है कि आप अभी फ्रेशर हो, आप अभी अभी इस डोमेन में अपना कदम रखे हो, तो आपको इतनी जानकारी होना पॉसिबल नहीं है। और आपका जो नॉलेज है वो आप जब मेंस क्लियर करते हो तभी उन्होंने जज किया हो रहता है कि हाँ आप क्वालिफाइड हो। तो इट्स द मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू होता है और जो भी पैनल होता है वो बहुत फ्रेंडली होता है। तो आई थिंक कि बस आप कॉन्फिडेंट रहिए और इंटरव्यू दीजिए। आप तैयारी अच्छी से रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो भी बायोडेटा उनके सामने उसी से क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए अपनी तैयारी अच्छी रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस ना रखिए। पवन, आपसे हमने बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी बात की। आप क्या एस्पिरेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं जो इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, ना सिर्फ आईबीपीएस पीओ, आरआरबी बल्कि और सारी एग्जामिनेशन जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है? मेरा जो मैसेज रहेगा वो यही रहेगा जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा। अभी 2 मंथ पहले की ऐसी बात है कि जब प्री के रिजल्ट्स वगैरह आने के बाकी थे, तो तब भी मेरी पढ़ाई चालू थी। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो कहीं मूव नहीं हो रही। तो उस टाइम पे आपको बहुत डिमोटिवेट होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो एज रहती है आपकी 22-25, यहाँ पे सारी दुनिया आप आप पे नज़र रखती है कि आप क्या करने वाले हो। आई थिंक और ये जो फेज़ होता है ये आपके ऊपर बहुत सा प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि सब लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप कुछ तो भी करोगे, कुछ बड़ा करोगे। तो आपको इस फेज़ के दौरान डिमोटिवेट नहीं होना है। आप आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और आप डेली मेहनत करते रहिए। क्योंकि अगर आपने मेहनत नहीं की तो उसके इम्पैक्ट आपको बाद में बहुत ज़्यादा तरीके से भुगतने पड़ेंगे। अगर आप आज मेहनत करोगे तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको बाद में ज़रूर मिलेगा। बस ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और मेहनत कीजिए। पवन गड़गड़ ने बहुत ही अच्छी बात कही कि कितना भी थोड़ा सा समय लगेगा, लोग आसपास के लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उन सारी बातों को नजरअंदाज करके अपने सिर्फ गोल पे लगिए एंड स्टार्ट वर्किंग। थैंक यू सो मच पवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस इन दिस इंटरव्यू सेशन, शेयरिंग योर जर्नी। हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।